बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि जॉब छोड़ के क्या हम पीएचडी करने ताइवान आए या फिर मास्टर्स या कोई भी डिग्री के लिए। और मैंने अपना एक्सपीरियंस भी आपको बताया था इस वाली वीडियो में। और मैंने आज एक स्पेशल गेस्ट को बुलाया है जो अपनी जॉब छोड़ के पीएचडी करने आए हैं ताइवान में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपके सारे डाउट्स क्लियर करते हैं। हमारे गेस्ट आ चुके हैं, वो अपने बारे में थोड़ा इंट्रो बताएंगे और जो भी सवाल आपने मुझसे पूछे थे और जो कि प्रीवियस वीडियो में आपने देखे होंगे, तो पहले हम इनका इंट्रोडक्शन लेते हैं। हाय, मेरा नाम नीतू पर्णा दास है। मैं असम स्टेट से बिलोंग करता हूँ। अपनी ग्रेजुएशन मैं नॉर्थ ईस्ट से ही किया हूँ, नॉर्थ ईस्ट इंडिया से। और हमेशा चाहता था कि पीएचडी करूँ, तो मुझे इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला है। मैं बहुत खुश हूँ। तो आपको कौन सी डिपार्टमेंट में मिला? डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स मैं काम करता हूँ, टेराहर्ट्ज फिजिक्स में। ओके। तो पहले आप इंडिया में क्या करते थे कि आपको लगा कि मुझे पीएचडी करनी चाहिए? ड्यूरिंग मास्टर्स हम अपनी इंटरेस्ट डेवलप करते हैं। तो मेरे मास्टर्स के दौरान भी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, इंटर्नशिप्स रहे हैं, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन रहे हैं। तो उन सब के बिहाफ में मतलब मुझे एक इंटरेस्ट जगा कि आई शुड कंटिन्यू दिस दिस इज़ समथिंग दैट आई लाइक। तो मैं बस चल पड़ा अपने पीएचडी के सफ़र में। मैंने पीएचडी से पहले मैं एक साल मेरा गैप रहा। तो ग्रेजुएशन जब हुआ मेरा मास्टर्स का, तो उसके बाद मैंने टीचिंग करना स्टार्ट किया एक प्राइवेट स्कूल में। 11-12 के मैं JEE नीट के कोचिंग्स कराते थे। तो या आई हैड गेट सम लर्निंग टीचिंग एक्सपीरियंस आल्सो। सो उसके बाद अपने सारी एक्सपर्टीज़ लेके मैं प्रोफेसर को अप्रोच किया एंड आई जस्ट गॉट एडमिटेड टू द पीएचडी डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स NSYSU। तो आपको ये नहीं लगा कि आपको पीएचडी इंडिया में करनी चाहिए ना कि अब्रॉड में? सो पीएचडी जब इंडिया में करते हैं, सो हम सब चाहते हैं कि सबसे बेस्ट टॉप यूनिवर्सिटीज़ में मिले। और सीट्स बहुत कम होते हैं, कैंडिडेट्स ज़्यादा होते हैं। एंड मुझे क्वालिफाई करना था एक नेट JRF का एग्ज़ाम। एंड मैं इतना अच्छा स्टूडेंट नहीं था, टॉपर स्टूडेंट नहीं था मैं। मुझे एक साल देना पड़ता प्रिपरेशन के लिए। सो आई ट्राई टू अवॉइड इट। और मैंने अब्रॉड चूज़ किया अपने पीएचडी के लिए। तो मैं ताइवान को प्रेफरेंस रखा सबसे पहले। तो आपको ताइवान के बारे में पहले ही पता था? या मैं जब मास्टर्स कर रहा था, तब मैंने अपने इंटरेस्ट डेवलप कर लिए थे सेमीकंडक्टर फिजिक्स में। तो मैं चाहता था कि एक ईस्ट एशिया कंट्री में मैं अपना कंटिन्यू करूँ पीएचडी वाला जर्नी, रिसर्च का जर्नी। एज वी नो, साउथ कोरिया, जापान, ताइवान, ये सब जाना जाता है कि सेमीकंडक्टर फिजिक्स के लिए, डिवाइस फिजिक्स के लिए। सो मुझे अफोर्डेबल लगा ताइवान, तो मैं ताइवान सबसे पहले प्रेफरेंस पे रखा। तो फिर आपने कितने प्रोफेसर्स को अप्रोच किया था ताइवान में? जब मैं फाइनल ईयर में फाइनल सेमेस्टर में था मास्टर्स के, तब मैंने प्रोफेसर्स को अप्रोच करना स्टार्ट कर दिया था। इवन आई हैव गिवन मैनी इंटरव्यूज टू इंडियन प्रोफेसर्स ऑल्सो, पर मुझे सक्सेस हासिल नहीं हो पाया तब। देन आई स्टार्टेड अप्रोचिंग अब्रॉड प्रोफेसर्स। सो मैंने एटलीस्ट 2-3 प्रोफेसर्स को अप्रोच किए थे। देन आई वॉज लकी इनफ कि 6 महीने के अंदर मुझे रिप्लाई आ गया। बहुतों से रिप्लाई नहीं आया, बट राइको सर जो मेरे प्रोफेसर है, सुपरवाइजर, उनसे रिप्लाई आया था दैट ही वांट टू टेक ए इंटरव्यू। और मैं बस आगे बढ़ता चला गया एंड आई थिंक दैट्स व्हाट हेल्प मी। तो फिर आप स्कॉलरशिप बेस्ड पे आए या सेल्फ फंडेड में? मैं जब प्रोफेसर को अप्रोच किया, देन आई वाज आस्किंग कि मेरा स्टाइपेंड क्या होने वाला है, तो क्या क्या मैं एलिजिबल हूँ, किस किस स्कॉलरशिप के लिए मैं एलिजिबल हूँ। देन आई ट्राई टू अप्लाई फॉर MOE स्कॉलरशिप, तो मुझे वो नहीं मिला। देन आई ट्राई टू अप्रोच प्रोफेसर की और क्या क्या तरीके हैं। देन ही ट्राई टू एजुकेट मी दैट यूनिवर्सिटी का अपना भी स्कॉलरशिप्स होते हैं, अपने फंडिंग्स होते हैं प्रोफेसर्स के। देन डोंट वरी अबाउट दैट। तो आप ये बताइए कि क्या आपका स्कॉलरशिप में यहाँ पे लिविंग हो जाता है या फिर मुश्किल होता है? आई वुड से हो जाता है, क्योंकि ताइवान इज़ वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल कंट्रीज़, जिसमें कॉस्ट ऑफ लिविंग स्पेशली मैं जो जिस सिटी में रहता हूँ, काओशियन, इसमें लो है एक्सपेक्टेडली कंपेयर टू दी नॉर्थ ताइवान। सो 15,000 NTD यूनिवर्सिटी मुझे पे करता है स्टाइपेंड पर मंथ। एंड आई थिंक काफ़ी अफोर्डेबल है। तो 15,000 में आपके लिविंग कॉस्ट, डॉर्म फीस, जो भी अदर एक्सपेंस है घूमने फिरने को कवर हो जाता है या फिर कोई पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ती है? पार्ट टाइम जॉब के ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि डिपार्टमेंट अपना TA, टीचिंग असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट करवाता है। एंड से इट्स प्रीटी गुड अमाउंट, ज़्यादा बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बट या दैट्स समथिंग दैट यू कैन डू व्हाइल डूइंग PhD हियर।
सो आप अपना खर्चा उठा सकते हो स्कॉलरशिप से। मतलब अच्छे से रह सकते हैं। हाँ, मुझे तो कभी दिक्कत नहीं हुआ। तो फिर आपको लाइक स्कॉलरशिप में क्या-क्या बेनिफिट्स हैं आपके? मेरा ट्यूशन फीस वेव है 3 साल के लिए। आई विल गेट ए प्रीटी स्टाइपेंड ऑफ 15,000 एनटी, जो कि 3 साल के लिए वैलिड है। एज़ वेल एज़ मेरा डॉर्म फी वेव नहीं है। सो पर्टिकुलरली कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनका लिस्ट में डॉर्म वेव होता है, सो दे कैन गेट दिस एक्स्ट्रा बेनिफिट। तो फिर यूनिवर्सिटी की लाइक अगर स्कॉलरशिप मिलती है तो 2 टाइप की होती है। एक में आपको डॉर्म फी भी वे मिल जाता है और एक में नहीं भी मिलता है, या राइट? वेरी रेयर बट 1-2 तो ज़रूर मिलेगा लिस्ट पे। जैसे कि आप यहाँ पे पीएचडी कर रही हैं इन फिज़िक्स, तो आपके कोर्स के क्राइटेरिया क्या होते हैं? जैसे कि यूनिवर्सिटी गाइडलाइन के हिसाब से मुझे 18 क्रेडिट चाहिए होता है पूरा पीएचडी के दौरान। देयर इज़ लाइक नो टाइम लिमिट्स, आप किसी भी सेमेस्टर में अपना सब्जेक्ट्स चूज़ कर सकते हो। सो मैंने अपना पूरा कोर्स वर्क जो है वो 2 सेमेस्टर में पूरा किया है। तो क्या था? तो 2 साल में मैंने पूरा किया है एंड आई एम हैप्पी दैट आई गेट रिड ऑफ द कोर्स वर्क, और अभी मैं पूरा डेडिकेटेडली रिसर्च कर सकता हूँ। तो आपके कोई रिक्वायर्ड कोर्स होते हैं जो कंपल्सरी आपको करने पड़ते हैं? कोर कोर्सेज होते हैं जैसे कि हम मास्टर्स या बैचलर्स में पढ़ते हैं। सो या 3-4 कोर कोर्सेज होते हैं। सो यू हैव टू क्वालिफाई देम। आप स्किप कर सकते हो अगर आपके मास्टर्स में वो सब सब्जेक्ट्स पहले से आपने किया हुआ है, देन यू कैन एग्जाम देम एंड गेट रीड ऑफ द कोर कोर्सेज। आखिर आपको क्या ताइवान में इंटरेस्टिंग लगा बाकी कंट्रीज से? सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव मुझे लगा यहाँ के इंडस्ट्रीज़ और यूनिवर्सिटीज़ के बीच जो कनेक्शंस होते हैं, जो कोलैबोरेशंस होते हैं। देन यू थ्रू आउट योर पीएचडी यू विल गेट लॉट्स ऑफ प्रोजेक्ट्स जो एक्सटेंड करते हैं इंडस्ट्री पर्पज से। एंड आपको फंडिंग मिलते हैं, जो प्रोफेसर्स होते हैं दे हैव ए डीप नॉलेज ऑफ सेमीकंडक्टर। सो वो लोग आपको आप कभी भी स्टक हो जाए या फिर पीएचडी के दौरान आपको लगे कि आप स्टक हो गए, यू कैन नॉट प्रोग्रेस, तो आपको हमेशा एक हेल्पिंग हैंड ज़रूर मिलेगा आसपास। तो क्या आपको ताइवान सेफ लगता है लिविंग के लिए? बिल्कुल सेफ लगता है। मैं जब भी बाहर जाता हूँ आई कैन सी स्ट्रीट लाइट्स, कैमरास, एंड मुझे कभी भी फिक्र नहीं हुआ कि मैं साइकिल से निकलूँ। कम्युनिकेशंस में बहुत अच्छे हैं, बसेस अवेलेबल है, यूनिवर्सिटीज़ में साइकिल्स अवेलेबल है, यू बाइक्स अवेलेबल है, मेरे पास अपना खुद का स्कूटर भी है। एंड आई रियली लाइक राइडिंग इन द ताइवान, क्योंकि इधर रूल फॉलो होते हैं। तो आप क्या चाइनीज बोल पाते हैं? क्योंकि मतलब आपने बोला कम्युनिकेशन है। लैंग्वेज बैरियर तो है इधर। एंड पर लोग जो है एक्सट्रीमली फॉरेनर फ्रेंडली होते हैं। सो मुझे कभी भी तकलीफ़ नहीं हुआ उनसे कम्युनिकेट करने में। उनको इंग्लिश ना कि फ्लुएंटली आती हो, पर कम्युनिकेशन हो जाता है इजीली। जब भी मैं बस में ट्रैवल करता हूँ, दुकान में कुछ खरीदने जाता हूँ, जब मैं किसी नॉर्मल ताइवानीज आदमी से बात करता हूँ, देन आई डोंट फील कि मुझे स्ट्रगल करना पड़ रहा है। आई कैन ऑलवेज ट्रांसलेट एनीथिंग फ्रॉम गूगल ट्रांसलेटर। तो मोस्टली स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन रहता है कि उनको एमओआई से उनका हो जाता है एडमिशन या फिर आईलेट्स या फिर कोई भी इंग्लिश एग्जाम उनको देना पड़ता है। सो जो आईएलटीएस एग्ज़ाम है वो बेसिकली एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एग्ज़ाम है, जिसमें जिसमें प्रोफेसर्स को पता लगता है, इफ़ आप वो सीवी में इंक्लूड करो कि ये मेरे आईएलटीएस में इतना स्कोर है, उनको पता लग जाता है कि ये स्टूडेंट ने अपनी मतलब इसकी इंग्लिश में एक्सपर्टीज़ है, ही इज़ कंफर्टेबल इन इंग्लिश। सो उसको प्रेफरेंस ज़रूर मिल सकता है। एज़ वेल एज़ आपकी स्कॉलरशिप्स की चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आपकी जो सीवी है, जो आपकी स्टडी प्लान्स है, उनकी एक्सटेंसिवली उसकी इंक्वायरी की जाती है डिपार्टमेंट्स में। देन उसके दौरान अगर आपकी आईएलटीएस स्कोर उधर होता है, एक अच्छे खासे बैंड उधर होता है, देन यू गेट मोर चांसेस। उसके अलावा आपको एमओई में अप्लाई करने के दौरान आप सबमिट कर सकते हैं अपने आईएलटीएस स्कोर, एंड यू विल सी कि उसका कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा, आपके चांसेस बढ़ सकते हैं। तो फिर क्या स्कॉलरशिप हम एमओआई से नहीं कर सकते? लाइक एमओआई से कोई भी स्कॉलरशिप या एडमिशन नहीं ले सकते? ले सकते हैं एमओआई से, बट थ्रू आउट दी ग्लोबली आईएलटीएस एक स्टैंडर्ड एग्ज़ाम है, जिससे ये प्रूफ हो जाता है कि आपने उसमें लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, ये सब में आप एक्सपर्ट ही रखते हैं इंग्लिश में। देन आई डोंट थिंक कि उससे कोई डिफरेंस होगा, आईएलटीएस से एडवांटेजेस ज़रूर होगा। तो आप जब एक टीचिंग की जॉब करते थे तो टीचिंग छोड़ के आपने पीएचडी क्यों चूज किया?
जैसे हम सब जानते हैं कि टीचिंग इज़ ए नोबल जॉब, पर कहीं न कहीं मुझे पता था कि दिस इज़ जस्ट ग्राइंडिंग, कि मैं सर्वाइव कर रहा था, वो भी प्राइवेट स्कूल में। अगर आपके पास एक गवर्नमेंट जॉब नहीं है इंडिया में, देन यू आर जस्ट सर्वाइविंग और यू आर जस्ट ग्राइंडिंग। सो मुझे उससे दूर रहना था एंड मुझे अपना पैशन फ़ॉलो करना था। एंड मैंने 1 साल तक इंतज़ार किया, उसके बाद आई थिंक आई गॉट द राइट अपॉर्च्युनिटी। मैं बिना कोई देरी के एडमिट हो गया पीएचडी में। तो फिर आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, जो भी बाहर आना चाहते हैं स्टूडेंट्स, आखिर उनका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? लाइक आप कोई एडवाइस देना चाहेंगे? पहला तो है कि अपने एजुकेशन जो है, जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है, उसको सस्टेन रखिए, अच्छा रखिए। एटलीस्ट ट्राई करें कि 70% प्लस तो आए। देन आप अपना इंटरेस्ट पहले समझें कि आपको किस टॉपिक पे इंटरेस्ट है। वो आपको थ्रू आउट दी मास्टर्स डिग्री आपको वो डेवलप हो जाने चाहिए लास्ट तक, क्योंकि आप एक मिनी प्रोजेक्ट भी करते हो उसमें। देन आपको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कंट्रीज चूज़ करनी चाहिए। अगर आप इंडिया के बाहर आ रहे हो, आप थियोरेटिकल फिजिक्स में एक्सपर्टी रखते हो या फिर कंप्यूटेशन में एक्सपर्टी रखते हो, देन यू शुड ऑल्सो यू शुड सी कौन से कंट्रीज में इसकी एक्सटेंसिव स्टडी हो रही है। जैसे कि यूरोप, आप न्यूक्लियर फिजिक्स में एक्सपर्टी रखते हो, देन यू शुड गो फॉर ऑस्ट्रेलिया। ऐसे कि सेमीकंडक्टर की अगर स्टडी करनी अच्छी लगती है, यू आर मोर इंटरेस्टेड इन दी सेमीकंडक्टर, देन यू शुड ऑल्सो चूज ताइवान एंड ईस्ट एशियन कंट्रीज। तो आपने स्कॉलरशिप इनका बता दिया, लेकिन अब प्रोफेसर को कैसे अप्रोच करें? क्या फॉर्मेट, कुछ फॉर्मेट है? पहले तो आपको शॉर्टलिस्ट कर लेनी चाहिए कि आपके काम से रिलेटेड, जो आप इंटरेस्ट रखते हो, उससे रिलेटेड कौन-कौन प्रोफ़ेसर्स काम कर रहे हैं। देन यू ट्राई टू विज़िट देयर वेबसाइट। उसके वेबसाइट से आपको पता लगेगा कि वो कैसे स्टूडेंट्स को रिक्रूट कर रहे हैं। मतलब उनकी क्राइटेरिया क्या है, वो कैसे स्टूडेंट्स उनको चाहिए। सीवी स्ट्रॉन्ग रखें एंड थोड़ा बहुत इंटर्नशिप अगर आपके होंगे, देन प्रोफ़ेसर विल डेफ़िनिटली नोटिस इट। आपकी अचीवमेंट्स होने चाहिए सीवी में, और आप जो-जो आपने अचीव किया है अपने एकेडमिक फील्ड के दौरान, आपको वो सब सीवी में ज़रूर रखने चाहिए। अगर डिमांड सप्लाई सही रहा तो क्यों नहीं? तो वो आपको ज़रूर चूज़ करेगा। थैंक यू सो मच, आप इधर आए, अपने रिसर्च से टाइम निकाला इतने बिजी शेड्यूल से। थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड जो भी ये लाइक देख रहे होंगे वो भी वेरी हेल्पफुल होंगे इस वीडियो को देख के। वेलकम। आई होप कि आप सबने ये वीडियो यहाँ तक देख ली होगी और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि क्या आपको जॉब छोड़नी चाहिए, यहाँ पे पीएचडी, मास्टर, बैचलर्स डिग्री करनी चाहिए, स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स, इंग्लिश एग्जाम्स के बेनिफिट्स एंड एडमिशंस के बेनिफिट्स। प्लीज गाइस डू सब्सक्राइब द चैनल। आप वीडियो देख लेते हैं, सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। डू सब्सक्राइब, कीप सपोर्टिंग मी, आई विल मेक मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोस। अगर आपको कोई भी सजेशन देना है कि इस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं या किसी और को बुलाऊं, लाइक जो भी मास्टर्स है, किसी को भी आपके क्वेश्चंस क्लियर करने के लिए, तो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।